नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वितान अध्याय 2 पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। बहुत शानदार चैप्टर है और अच्छे तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, शांति से बस सुनना है और सारा यहीं क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। और हाँ, आप लोगों की शिकायतें हैं मुझसे काफ़ी सारी कि सर वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। वीडियो को लेकर आप लोग इंतज़ार बहुत कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरी वीडियो के लिए, और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपके लिए अधिक से अधिक समय निकाल कर वीडियो ला पाऊँ। चूँकि मेरी भी समस्या है इन दिनों मेरा भी एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, मेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो कोई नहीं, आपके लिए फिर भी कोशिश पूरी जारी रहेगी अंत तक। अब मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों, ठीक है। और मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि आप लोगों का 12th ही नहीं, 12th के बाद तक भी आपका साथ दूँ आपकी आगे की तैयारी में। जो भी आप तैयारी करोगे मैं आपको वो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा। मेरा पूरा यही विज़न है कि मैं आप लोगों को एक बेहतर एक प्लेटफॉर्म दे सकूं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के भविष्य में क्या क्या एम है, क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं। जो कोशिश रहेगी पूरी आपको कराई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर, जूझ। बच्चों इसका नाम पूछ सकता है आपसे। शुरुआत में कह रहा हूँ इतने में से ही 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बनने के लायक होंगे तो। देखिए पूछ ले कि वो जूझ का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कह रहा है मैं इन दिनों बड़ा जूझ रहा हूँ खुद से। तो संघर्ष, जूझ का मतलब क्या होता है, संघर्ष, ठीक है। पूछा जाए कि जूझ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप क्या कहेंगे, संघर्ष है। तो यहाँ किसका संघर्ष है, कौन संघर्ष कर रहा है, तो ये बात हम देखेंगे कौन है क्या है। ये एक उपन्यास का अंश है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, उपन्यास का अंश है, पार्ट है। और इसे किसने लिखा है, ये एक मराठी उपन्यासकार हैं आनंद रतन यादव, इन्होंने इसे लिखा है। अब देखो मराठी में लिखा है ना, तो हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी ने इसे रूपांतरित किया होगा। तो इसे रूपांतरित किसने किया है, केशव प्रथम वीर ने। किसने किया है, केशव प्रथम वीर ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया है। तो ये आपसे 2-3 प्रश्न बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसे लिखा किसने है, आनंद रतन यादव ने। हिंदी में किसने रूपांतरित किया है, अगर यही पूछे हिंदी में रूपांतर, तब ये शब्द जाएगा केशव प्रथम वीर, ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं आगे, क्या है इसमें। देखो यहाँ मेन एक लड़का है, ठीक है, पूरी कहानी इसी पर सेंट्रलाइज्ड है। यही लड़का हमारा लेखक है, ठीक है। अब इस लड़के का नाम प्यार से लोग इसे आनंदा बुलाएंगे, लेकिन अभी इसका मूल नाम जगाते है, ठीक है। ये आनंदा या जगाते। इसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई है इसके पिता ने, और इसे खेती के काम में लगा दिया है। 5वीं पूरी पास कर नहीं पाया है, इसलिए इसके नाम के आगे एक टिप्पणी लगी हुई है, 5वीं न पास, फेल है मतलब 5वीं पास ही नहीं कर पाया। पढ़ाई लिखाई इसकी बंद हो गई है, ठीक। तो अभी खेती में लगा है, तो खेती में लगा है तो इसका मन तड़पता था पाठशाला जाने के लिए कि भैया मेरी पाठशाला शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिख जाऊंगा तो पढ़ लिख कर कोई नौकरी लग जाएगी और मेरा भविष्य बन जाएगा। क्योंकि ये खेती तो लगातार हमें गड्ढे में धकेल रही है, क्योंकि जितना पहले पैदावार होती थी उतनी अब नहीं होती और आगे और कम हो जाएगी। अगर पढ़ लिख जाऊंगा तो पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएगी और विठोबा अन्ना की तरह कोई धंधा कारोबार भी कर सकूँगा। गांव का कोई व्यक्ति है, खेती में क्या होगा, लेकिन इनके पिता ने इन्हें खेती में झोंक दिया। अब इस लड़के के यहाँ क्या होता था, कोलू चलता था, कोलू, ईख पेरने का जिससे गुड़ बनता है। ये मैंने गुड़ कर दिया है, वैसे गुड़ है, ऐसे वाला गुड़ है, गुड़ बनने के लिए कोलू सबसे पहले गांव में किन के यहाँ आरंभ होता था, इन्हीं के यहाँ, लेखक के यहाँ। कब आरंभ होता था, दिवाली के बाद। ये पूछा जा सकता है लेखक के यहाँ कोलू कब आरंभ होता था, दिवाली के बाद। और सबसे पहले कोलू चालू ये क्यों करते थे,
पूरे गांव में। क्योंकि इनके जो दादा यानी पिताजी हैं, उनका मानना था कि गुड़ ज़्यादा मिले या ना मिले, भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या? भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने गन्ना को काटा नहीं है, खेतों में खड़े रखा है। क्यों? कि थोड़ी देर और खेतों में रहेंगे तो अच्छे से पक जाएंगे, तो गुड़ ज़्यादा मिलेगा, रस ज़्यादा निकलेगा। लेकिन इनके दादा का मानना है कि रस नहीं, भाव मिल जाए, क्योंकि पहले हमारा बाज़ार में आ जाएगा तो हमारा जल्दी बिक जाएगा। तो इनके खेतों पे जो गुड़ बनता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, और जब तक बाज़ार में और नई क्वालिटी का आ जाएगा सामान तो इनका बिकेगा नहीं। तो इस मामले में थोड़ा इनके दादा की समझ ठीक लगती थी। चलिए, अब पढ़ाई लिखाई तो बंद हो चुकी है, मन तड़प रहा है पढ़ने को, क्या किया जाए? तो बड़ी समस्या है। तो लड़का बड़ा परेशान है। तो लड़के ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई की बात का जिक्र माँ से किया। एक दिन का दृश्य है कि माँ कंडे थाप रही थी धूप में, ये उन्हें पानी दे रहा था। इसने माँ से कहा कि माँ, तू दादा से मेरी पढ़ाई की बात क्यों नहीं करती, मेरी पढ़ाई शुरू करवा दे। तो माँ कहती है, देख, मैंने तेरे दादा से कितनी बार कहा है, पर तेरा वाला दादा सुनता कहाँ है, वो तो बरेला सूअर की तरह गुर्राता है। बरेला सूअर, बरेला सूअर का मतलब पागल सूअर की तरह चिल्लाता है। तो अब क्या किया जाए? माँ भी समझ रही उसकी समस्या। तो उस लड़के ने एक तरकीब निकाली और कहा, माँ, क्यों ना हम दत्ताजी राव के यहाँ चलें? मेरी बात, पढ़ाई की बात तू दत्ताजी राव से कह। ये दत्ताजी राव कौन है? ये बाड़े के सरदार हैं। बाड़े के सरदार मतलब गांव का एक मुखिया है, जिनकी बात सब मानते हैं, ऐसे मान लो रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं दत्ताजी राव। मेरी पढ़ाई की बात उनसे क्यों नहीं करती? शाम को उनके यहाँ चलेंगे। माता को भी लगा कि चलो बच्चे की बात है, रख लेते हैं कि चलेंगे बेटा शाम को। अब इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। अब ये दत्ताजी राव के यहाँ गए, इन्होंने पूरी बात समझाई कि ऐसे कैसे, कि पिताजी ने सब कुछ बंद करवा दिया है और इस लड़के को खेती में झोंक दिया है, और खुद पूरा दिन रखमाबाई के पास गुजार देता है। ये रखमाबाई के पास गुजार देता है, एक वैश्या है, इसके पास दिन गुजार देता है इनका दादा, और लड़के को खेती बाड़ी में झोंक दिया है। तो दत्ताई राव को बड़ा गुस्सा आया। दत्ताई राव ने कि आने दो, उसकी अब खैर नहीं। रत्नप्पा नाम है कि, तो उन्होंने कहा, देख, पर डरे हुए थे ये लोग कि बता मत देना कि हमने आके ऐसी ऐसी बात कही, वरना हमारी खैर नहीं, हमको धुन देगा, है ना। तो उन्होंने कहा, देख, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम लोग घर जाओ दोनों, और जब वो रत्नप्पा घर आए तो उससे कह देना कि मैंने बुलाया है, कुछ काम था इसलिए। चलो ठीक। और लड़के से कहा, देख, थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना पीछे से, बुलाने के बहाने, खाना खाने के बुलाने के बहाने आ जाना, फिर मैं तुझे बिठा लूँगा, फिर मैं तुझसे पूछूंगा, फिर तुम जैसा पूछो तैसा जवाब देता जाना, प्लानिंग पूरी फिक्स है। उन्होंने कहा ठीक है। लड़के ने कह दिया हाँ। चलो, रत्नप्पा को नहीं पता ये सब कुछ हो रहा है पीछे। चलो, अब रत्नप्पा घर आया तो जगाती की माँ ने कहा कि वो दत्ताई राव के यहाँ सब्जी देने गई थी, तो उन्होंने कहा है कि तुमसे मिलना है, कुछ काम है। तो रत्नप्पा को थोड़ा लगा, क्योंकि गांव का सरदार आदमी है, भैया बुला रहा है, कोई ज़रूरी काम होगा। गया तो थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, आनंदा से तू भी जा पीछे बुलाने के लिए। अब वो आनंदा चला गया। आनंदा ने कहा, काका चलो खाना खाने के लिए। तो दत्ताई राव ने कहा, अभी तो आया है, तू भी बैठ। लड़का तो बैठने के लिए रेडी था, लड़का को तो पता है कि पहले से प्लानिंग है। लड़का बैठ गया। अब दत्ताई राव ने लड़के से पूछा, आनंदा से, क्यों रे, कौन सी में पढ़ता है? तो उसने कहा, पढ़ता था 5वीं में, पर अब नहीं जाता। क्यों? क्यों नहीं जाता? कि काका ने पढ़ाई बंद करवा दी है, कि खेती में काम ज़्यादा रहता है इसलिए। अब क्या है? क्यों रत्नप्पा, ये लड़का सही कह रहा है, तूने इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है, तो इस पर ज़्यादा बच्चे हो गए हैं जो तू इसकी पढ़ाई बंद करवा रहा है और इसके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहा है। अरे नहीं दादा, वो ये कुछ गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए मैंने इसे पाठशाला से निकाल के आंखों के सामने रखा है। क्या गलत संगत? नहीं, मतलब ऐसे ही बाहर निकल जाता है घूमने हैं, और बिना बताइए वो खूब सारा कह दिया। अब तो क्या हुआ, बड़ी समस्या में फंस गया लड़का।
लड़का कहता अरे नहीं दादा तो झूठ बोल रहे हैं, मेरे को तो कभी पैसे भी नहीं देते, मैंने माँ से कंडे थकवा के जब बाहर बेचे तब तो मैंने कपड़े बनवाए, ये वो। और रोने लग गया लड़का। ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ आप फंस जाओ वहाँ रोने लग जाना रोने से काम बन जाता है। अब ये रोने लग गया। दत्ताई राव ने कहा देख, कल से लड़के की पाठशाला शुरू कर, और अगर नहीं शुरू की तो तेरी खैर नहीं, ठीक है? और अगर तुझसे नहीं पढ़ाई हो रही तो मुझे बता, मैं खर्चा उठाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं, कल से इसकी पाठशाला शुरू कर, ठीक है? अब पाठशाला के लिए चलो ये बात तो हो गई। अब घर पे दादा तो गुर्राएगा, तू ज़्यादा पढ़ लिखने का तेरे को भूत सवार हो गया नहीं, तू बालिस्टर बनेगा ना पढ़ लिख के। चल तेरी पढ़ाई एक ही शर्त लगेगी, शर्त पर राजी होगी। क्या शर्त रहेगी? देख कि पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेतों पे कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा काम हुआ तो खेत छुट्टी करनी पड़ेगी, और पाठशाला से आकर मवेशी चराना पड़ेगा। बोल शर्त राजी है तो स्कूल जाएगा वरना नहीं। उसने कहा चलो 12 से 5 बजे तक का समय तो छाँव में कटेगा, ठीक है, राजी हो गया। पहला दिन पाठशाला पहुंचा, वही पुरानी किताबें बैग लिए छाती से चिपकाए बैठा है बंदा, डरा सहमा, अजीब सी पोशाक है, खेतों पे से आया था तो गंदे कपड़े थे, है ना? और एक उसके पास गमछा था साफ़ी। क्लास का एक उद्दंड वाला का आता है, शरारती लड़का, चौहान का लड़का, और इसने इसकी साफ़ी खींच ली। अब तो इसका रुआसा मुँह हो गया, इसे लगा कि अब मेरी साफ़ी ये लोग खींचतानी में फाड़ देंगे। बड़ा रुआसा मुँह हो गया भैया। चौहान का लड़का लेकिन ऐसा नहीं करता, साफ़ी को सिर पर बांधता है और मास्टर की कोई टीचर है उसकी एक्टिंग करता है, बच्चों को एक्टिंग करके दिखाता है। इतने में ही मास्टर साहब आ गए, वो साफ़ी को टेबल पर छोड़कर भाग गया। मास्टर साहब ने पूछा ये गमछा किसका है, ये गमछा किसका है? तो ये लड़का कहता है मेरा है। तू कौन? मास्टर कहता है तू कौन है? पहले दिन देखा है, मैं जकाते 5वीं में फ़ेल हो गया था इसलिए इस कक्षा में बैठा हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्यों रखा है गमछा तेरा? कि वो लड़के ने खींच लिया। ये चौहान का लड़का नहीं मानेगा। तो पहले दिन रनवरे मास्टर आए थे, उन्होंने वामन पंडित की कथा सुनाई। किसकी कथा सुनाई? वामन पंडित जी की कथा सुनाई। ये विष्णु जी का अवतार था ब्राह्मण रूप में। आगे अब तो कक्षा में इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। इसकी धोती की कांच खोलने का प्रयास किया गया। मतलब धोती जो बांधते हैं गांव में, बूढ़े बड़े लोग पहनते हैं ना धोती, उस धोती को खोलने के प्रयास किया गया, मतलब चीरहरण का प्रयास किया गया पूरी तरीके से। ये तो बड़ा डर गया। उन्होंने कहा भैया बड़ी बेकार कक्षा है, कक्षा में तो मन कैसे कटेगा, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। 2 लोग हैं क्लास के, मतलब मोहल्ले गाँव के, वो भी दुबले पतले से, क्या मदद करेंगे? बड़ी समस्या, क्या करें? इससे तो अपना खेती बढ़िया था, कम से कम लोक लाज मर्यादा तो बची थी, यहाँ कैसे कटेगी अपनी? पर उसने कहा कोई नहीं, करेंगे। माँ से जब थोड़ा जिद करके उसने कपड़े सिलवा लिए नए, मैल खाऊ रंग के, क्योंकि खेतों पे काम करके स्कूल जाना है, तो मैल खाऊ रंग के उसने कपड़े सिलवा लिए। विद्यालय शुरू हो गया। कम से कम अब 11 से 5 तक का समय छाँव में व्यतीत होने लगा। एक कक्षा अध्यापक आए हैं, मंत्री मास्टर का नाम क्या है? मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते हैं, और आप सब तो जानते हैं गणित के मास्टर स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि छड़ी का प्रयोग नहीं करते, हाथ से ही गुम्मा रख देते हैं, तो कोई भी बच्चा इनके सामने बोलता नहीं है ना? कक्षा मॉनिटर है इसमें एक बसंत पाटिल, दुबला पतला लड़का है, हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता है, पढ़ता लिखता रहता हमेशा, ऊधम वगैरह नहीं करता। अभी उसे फॉलो करने लग गया, आनंदा उसे फॉलो करने लग गया। और क्या कहते, जब उसे फॉलो करने लग गया तो ये भी बेहतर परिणाम आने लगे, तो मास्टर भी प्रसन्न होकर इसे अब आनंदा कहकर बुलाने लगे। अब तो इसका पढ़ाई में मन लगने लगा। लेकिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन कब बढ़ा? ट्विस्ट आता है एक, कक्षा में एक नए टीचर आते हैं। कक्षा में कौन आते हैं? नए टीचर, जिनका नाम है सौंद लगेकर। क्या नाम है? सौंद लगेकर। नाम क्या है इनका? सौंद लगेकर। ये मराठी पढ़ाते थे, कत्तई जहर पढ़ाते थे, ये मानो। ऐसा पढ़ाते थे कुछ पूछो ही मत, हाव भाव से
नृत्य की ज़रूरत है तो नृत्य करके, गाने की ज़रूरत है गा करके, हाव भाव के साथ कविता करते। इतनी शानदार कविता करते कि लेखक ये कहता कि मैं अपनी आँखों की पलकें नहीं झपक पाता था, इतना शानदार तरीके से पढ़ाते थे। नए नए ढंग से चीज़ें बताते, कैसे कर सकते हो आप भी, इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे बना सकते हो कविता। लेखक बड़ा प्रभावित हुआ, आनंदा बड़ा प्रभावित हुआ कि नए ढंग से भी कविता कर सकते हैं, हाँ अपने ढंग से भी, हाँ मैं खुद बना सकता हूँ, हाँ। तो अब तो हमारे लेखक को भी कविता बनाने में मज़ा आ गया, कविता बनाने लग गया। फूल पर, मवेशी पर, सब पर वो कविताएं लिखने लग गया। पहले उसे अकेले रहने में बड़ा बेकार लगता था, कोई साथ हो गपशप मारने के लिए। अब तो एकांत में रहना अच्छा लगने लगा उसे, क्योंकि एकांत में रहता है तो कविता लिखता है, हाव भाव से गाता है, अकेले में गाया जा सकता है। और इतनी बढ़िया कविता लिखने लगा कि हम तो मास्टर साहब को दिखाता, मास्टर भी बड़े प्रसन्न होते, इतनी बढ़िया कविता करता। तो पहले ही से लगता था कि कोई जो कवि वगैरह होते हैं ना, ये कोई दूसरे लोग के लोग होते हैं, इस लोग के नहीं होते हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जो मास्टर है ना सोनलकर, इन्होंने इनके दरवाजे पर एक बेल छाई थी मालती की, उस बेल पर कविता लिखी मास्टर साहब ने। तो उसे लगा जब मास्टर साहब इस बेल पर कविता लिख सकते हैं तो ऐसे तो मेरे पास इर्द गिर्द कितनी चीज़ें, मैं भी कविता लिख सकता हूँ। अब तो इसे कविता लिखने का यहीं से दिलचस्पी आ गई। तो सोनलकर मास्टर साहब की इतनी प्रभावी बात थी, इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि इसका पढ़ाई में क्या लग गया, मन लगने लग गया, कविता में मन लगने लगा। और इसे क्या लगने लगा कि कवि तो अपने ही जैसा हाड़ मांस का क्रोध लोभ का ही मनुष्य होता है। तो पढ़ाई में अब लग गया भैया मन बेहतरीन तरीके से। किसकी वजह से? सोनलकर मास्टर की आ जाने की वजह से। और सोनलकर मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे, हाव भाव में पढ़ाते थे। बस यही है चैप्टर, और क्या है, कुछ नहीं। देखो कितना संघर्ष किया उस लड़के ने पढ़ाई के लिए, हैं क्या क्या प्लानिंग करी, पढ़ाई भी चालू हो गई, स्कूल में टेंशन आई फिर भी नहीं माना, फिर भी जाता रहा। देखो अंत तक क्या परिणाम निकला कि स्कूल में भी अब टीचर उसको पसंद करने लग गए, है ना। तो यही चीज़ है कि मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था ये चैप्टर संघर्ष जूझ, जिसे आनंद रतन यादव ने लिखा है, केशव प्रथम वीर ने इसे हिंदी रूपांतरण किया है। मैंने आपको ये समझा दिया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।